पदोन्नति मामले पर आज विस्तृत सुनवाई हुई। सबसे पहले अल्पसंख्यक विद्यालयों की तरफ से रोमी चाको जी ने पक्ष रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यकों को अलग से विद्यालय चलाने की अनुमति देता है। तो अपनी संपूर्ण बातें उन्होंने कहा, लेकिन माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि क्या अल्पसंख्यक विद्यालय के बच्चों को योग्य शिक्षक से पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह से जो भी उनकी लंबी बातचीत रही उस पर न्यायमूर्ति बहुत सहमत तो नहीं रहे, लेकिन जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों ने यही बार बार कहा कि वहाँ पे आरटी एक्ट लागू नहीं होगा। और अंत में वो लोग इस बात पे आ गए कि 3 जजों की पीठ और 5 जजों की पीठ ने जो कुछ फैसले लिए हैं उससे हट के आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अर्थात ऑलरेडी प्रमिति केस का मामला है जो कि 5 जजों के यहाँ डिसाइड है। तो सवाल ये पैदा होता है कि उस प्रमिति केस में क्या बच्चों को अयोग्य शिक्षक से पढ़ाने के लिए कहा गया है या क्या कहा गया है। थोड़ा मैं इस पर नहीं जाना चाहता, मैं मुद्दे से हटना नहीं चाहता हूँ। बात यही है कि जब अटारनी साहब ने अपनी बात रखना शुरू किया तो अटारनी साहब बहुत अच्छी तैयारी के साथ आए हुए थे और उस दिन ही स्पष्ट हो गया था कि वो अटारनी साहब साफ तौर पर आरटी एक्ट को सभी के ऊपर लागू करना चाहेंगे। उन्होंने अभी बताया मानी दोनों न्यायमूर्तियों को कि जो माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं वो सिर्फ माइनॉरिटी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं और स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ की उनको आरटी एक्ट के तहत योग्य शिक्षक से शिक्षा दी जाती है। मुश्किल से 6-7-8% का आंकड़ा उन्होंने प्रस्तुत किया था, 7% का सभी राज्यों का आंकड़ा दिया था कि यही बच्चे हैं जो माइनॉरिटीज़ विद्यालयों में पढ़ते हैं। तो उन्होंने उसको बताया कि क्या जो माइनॉरिटीज़ के बच्चे माइनॉरिटीज़ में पढ़ते हैं उनको आप बिना आरटी के टीचर से पढ़वाएंगे और वही माइनॉरिटीज़ के बच्चे जो अन्य संस्थान में पढ़ते हैं उनको आप आरटी के तहत नियुक्त टीचर से शिक्षा दिलवाएंगे, ये भी भेदभाव होगा। उसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस का मैटर उठा था माइनॉरिटी स्कूल का भी उठाया गया माइनॉरिटी की तरफ से। तो संयोग बस देखिए कि उसमें तो माननीय न्यायमूर्ति श्री दत्ता साहब स्वयं थे। उन्होंने तो ये भी कहा था कि ये माइनॉरिटीज़ के स्टेटस लायक नहीं है। एएमयू उस टाइम पे बोला था, उस मामले से वो बिल्कुल अवगत थे, जानते थे, उन्होंने सुना था उस मामले को। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नहीं, वो हायर एजुकेशन का मैटर था, वो यूनिवर्सिटीज़ के स्टेटस को लेके मामला था कि वो अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है कि नहीं है, यहाँ बच्चों की शिक्षा को लेकर नहीं था। लेकिन अटॉर्नी साहब ने इतनी अच्छे तरीके से आज माननीय न्यायालय को समझाया कि बच्चों का अधिकार है उनको योग्य शिक्षक शिक्षा दे और पूरे देश के बच्चों को जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष की है एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, योग्य टीचर से उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने आर्टिकल 24 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 24 तथा जो बच्चे हैं उनको एक मतलब मजदूरी नहीं कराए जाते हैं, वो 14 साल से कम के बच्चे, और उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। और उन्होंने स्पष्ट किया कि आरटी एक्ट चाइल्ड सेंटर्ड है। और इसके बाद भी लोग चाहते रहे कि मामला संविधान पीठ में जाए, और सबसे बड़ी बात है कि मामला संविधान पीठ में जाएगा तो 5 जजों से ऊपर भेजना पड़ेगा, अर्थात मामले को 7 जज सुनेंगे, क्योंकि प्रमिति कल्चरल जो एजुकेशनल ट्रस्ट था उसको 5 जजों ने डिसाइड किया था। तो ये 7 के यहाँ जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो देख रहे हैं कि माननीय न्यायमूर्ति ने महसूस किया कि कुछ चीज़ों पे हम हट के निर्णय नहीं ले सकते हैं, बेशक हम सहमत हों, लेकिन फिर अंत में
अटॉर्नी ने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा कि ये मामला संविधान पीठ या बृहद पीठ में न जाए। बृहद पीठ क्या मतलब, 5 जजों के ऊपर की पीठ में न जाए, यही इसी पीठ से मामला डिसाइड हो जाए। उन्होंने इस बात को फोकस किया। और क्योंकि हम लोग भी ये चाहते हैं कि मैटर यहीं से निपट जाए और बच्चों को योग्य शिक्षक मिले, साथ ही साथ पदोन्नति में भी योग्यता के साथ अनदेखी ना होने पाए। तो अंत में महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि एनसीटी से पूछ लिया जाए उनका क्या कहना है। तो उन्होंने एनसीटी को ला करके एक तरह से इस मामले को लार्जर बेंच से रोकने का प्रयास किया है। एक मामला संविधान पीठ में न जाने पाए, वो भी निस्तारित कराना चाहते हैं, लेकिन इन शर्तों पर नहीं कि माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन को बिना टीटी के टीचर्स पढ़ाएं। उन्होंने वहाँ के बच्चों की लड़ाई लड़ने का प्रयास किया है कि बच्चों को योग्य टीचर मिले, पूरे देश में एक समान शिक्षा आरटी के मामले में हो। उनका फंडामेंटल राइट्स है संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत। तो सारी मैटर लगभग ड्राई कर लिए हैं महान्यायवादी साहब ने, और व्यक्तिगत रूप से मैं तो उनका बहुत सम्मान करता हूँ। और मुझे तो लगता है कि हमने अपने दौर में जो भी सर्विस के एडवोकेट्स देखे हैं, बहस करते सुना है, उनमें वर्तमान में सबसे अच्छे वकील हैं। तो इस तरह से अब 3 तारीख को डेट लगी हुई है, 3 तारीख को स्पष्ट होगा, एनसीटी अपनी बात रखेगी। और मैं चाहता हूं कि जो प्रमोशन का मैटर है, प्रमोशन के मैटर को अगर डिटैक करके डिसाइड कर दिया जाए और माइनॉरिटीज़ का मैटर भी डिसाइड हो, अगर वहाँ प्रॉब्लम आती है तो उसको चीफ जस्टिस साहब को रेफ़र कर दिया जाए, वो मामले को 7 जज के पास भेजें, लेकिन प्रमोशन का मैटर निपट जाए। तो आज की सुनवाई का संक्षिप्त सारांश था। साथ ही साथ मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करना चाहता हूँ। जब मैंने अप्रैल 2023 में फर्स्ट टाइम कोर्ट जाने का निर्णय लिया था, तो उस समय के पहले यूपी के टीचर्स प्रयास कर रहे थे प्रमोशन हो, तो दीपक शर्मा केस के कारण मुद्दा बार बार उठता था कि ये मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में है। तो उसमें 2 ऑप्शन थे, 2 विकल्प थे, या तो आप प्रमोशन को कराइए तो कुछ समझौता कीजिए, या तो फिर अगर आप नियम संगत सब कुछ चाहे तो फिर इंतजार कीजिए। 2 ही विकल्प में विकल्प चुनना था। तो लोगों ने चाहा कि प्रमोशन हो, तो प्रमोशन होने का उस समय एक ही मात्र विकल्प था कि जो 23/8/2010 के पहले वालों का मुद्दा है, वो वही समस्या की वजह है। तो यह हुआ कि इनको रिलैक्स करके प्रमोशन कर दिया जाए। तो उनको रिलैक्स करने की बात चाहे इलाहाबाद रहा चाहे लखनऊ रहा, सबने देखा। लेकिन जब कोई आदमी समाधान खोजता है तो हाँ, ऐसे लोग का भी आगमन होता है जो समस्या पैदा करते हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए ये बात। अगर हमने ये बात कही कि 23/8/10 के पहले वालों को रिलैक्स करके प्रमोशन हो जाए, तो उस टाइम हो भी सकता था, लेकिन फिर समय के साथ विलम्ब होता गया और उस मद्रास हाई कोर्ट का फैसला आ गया, जिसमें कि सबके ऊपर लग गया, 23/8/10 के पहले वालों के ऊपर भी लग गया उस फैसले में। तो फिर उसी मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर एनसीटी ने 11/9/2023 को पत्र भी जारी कर दिया। तो फिर अब तो उसके आगे बढ़ा नहीं जा सकता था। फिर उस पत्र के आधार पे भी हमने चाहा कि ये मामला निपट जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए प्रमोशन। अब मैंने एकल पीठ में उसको पहले डिसाइड करने का प्रयास किया और निपट भी जाता महीने 2 महीने में, लेकिन फिर बुद्धिजीवियों की कमी तो है नहीं, हम कुछ कहना नहीं चाहते, फिर लोग आगे बढ़े, कुछ मॉडिफिकेशंस हुए। फिर वहाँ इलाहाबाद में
23/8/2010 के पहले वालों ने पिटीशन कर दिया, और 23/8/10 के पहले वालों को एकल पीठ में वहां राहत मिल गई। लेकिन वहां एकल पीठ का आर्डर जो था वो 23/8/10 के पहले वालों को राहत दे रहा था, और वहां दूसरी तरफ 23/8/2010 के पहले वालों को भी राहत नहीं दी जा सकती थी मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के कारण। हमारा एकल पीठ का वो जो मैटर था उस मॉडिफाई हो गया था। फिर भी हमने इस मामले को शीघ्र निस्तारित करने का प्रयास किया कि शीघ्र निपट जाए। हमने इलाहाबाद के एकल पीठ फैसले को चुनौती दिया कि जल्दी डिवीजन से डिसाइड हो तो बात आगे बढ़े। एनसीटी का हमने काउंटर भी मंगवाया, एनसीटी ने जवाब भी लगाया, पूर्णतः हमारे पक्ष में लगाया, सबको पता है, सबने देखा। लेकिन वहाँ पे 23/8/10 के पहले वालों ने दिलचस्पी ही नहीं लिया, वो मैटर निपट नहीं पाया। अगर वो मैटर मेरे अगेंस्ट है, मेरे फेवर में जैसे भी निपटा होता, तो अगर मेरे अगेंस्ट निपटता तो मैं एसएलपी में मानी सुप्रीम कोर्ट जाता। अगर मेरे फेवर में निपटता तो 23/8/10 के पहले वाले सुप्रीम कोर्ट जाते। तो कम से कम डायरेक्टली वहाँ मैटर पहुँचता तो हम लोग हो सकता था कि उसको धीरे से डिसाइड करवा करके 11/9/23 के पत्र के आधार पे, या मैं तो 11/9/23 के पत्र के आधार पे प्रयास करता। लेकिन जो 23/8/10 के पहले वाले थे अगर हो जाते तो उसको मद्रास के मैटर में लेके जाते कि वहाँ मामला चल रहा है, उसको सुन के साथ में डिसाइड किया जाए। तो आज अगर हम लोग का खुद का फ्री केस होता, फ्री एसएलपी होती, तो जो आज की वर्तमान सिचुएशन पैदा हुई है वहाँ पर हम मैटर को वहाँ से ड्रैग आउट करने का प्रयास करते, बाहर निकालने का प्रयास करते कि हमारा मैटर डिसाइड कर दिया जाए और माइनॉरिटीज़ का मैटर भेज दिया जाए। जो भेजना उन्हें डिसाइड कर दिया जाए, अगर कोई लीगल पेच नहीं फंस रहा हो तो। लेकिन अब हम लोग तो हैं इम्प्लीमेंट या इंटरवेंशन एप्लीकेशन के माध्यम से वहाँ हैं, और इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग नहीं है कि अपनी बात एक बड़े चेहरे के साथ प्रस्तुत कर दें कि मैटर निपटा दिया जाए। बस अपने मटेरियल्स प्लेस किए जा सकते हैं जो कि प्लेस किए जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से समस्या उत्पन्न करना और समाधान पैदा करना दो अलग चीज़ें हैं। हमने हमेशा कोई कार्य किया है समाधान के साथ किया है, हमें समाधान बताते ही मामले में आगे बढ़ना चाहा है। लेकिन किसी एक के ऊपर तो निर्भर करता नहीं है, तब तो प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। लेकिन यह है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी चाहते हैं कि ये मामला लार्जर बेंच, संविधान पीठ या बड़ी बेंच में न जाए, यहीं से निपट जाए। वो क्यों चाहते हैं यह बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे और विद्वान वकील हैं। सर्विस का मेरी समझ से उनसे अच्छा कोई वकील आज की डेट में तो नहीं ही है मेरी नज़र में, और लोग की नज़र में होंगे तो होंगे। तो वो भी नहीं चाहते कि मैटर फंसे या रुके, वो भी निपटाना ही चाहते हैं। बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने माननीय न्यायमूर्ति से कहा कि लार्जर में ना भेजिए या संविधान पीठ ना जाए, और हम भी यही चाहते हैं। तो अब नेक्स्ट डेट सामने है, फिर उसमें देखते हैं एनसीटी क्या कहती है, क्या होता है, आगे देखते हैं। लेकिन अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो किसी भी कीमत पे अल्पसंख्यक विद्यालय के बच्चों के साथ अन्याय तो नहीं होने देंगे, क्योंकि भारत सरकार के वकील हैं। बच्चों का हित उनके हाथों में है, उनके हित को संरक्षित करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।